Hello guys, this is Amit Kumar Jha and you are watching वीणा वादनी द हब ऑफ एजुकेशन। गाइस, अगर आप संगीत शिक्षक और नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीणा वादनी द हब ऑफ एजुकेशन का एक वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीणा वादनी सभी विषयों का चैप्टर वाइज टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाने का प्रयास हमेशा करता रहा है। आज के इस वीडियो का मुख्य केंद्र बिंदु नाद और ध्वनि है। हर उस संभावित प्रश्न को इस सेट में समायोजित किया गया है जो कई वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता रहा है। अतः आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना बहुमूल्य सुझाव हमें अवश्य दें। जो छात्र DSSB और नेट का फॉर्म भर चुके हैं उन छात्रों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनको हमारे इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का वीडियो मिल जाएंगे, चाहे वह मेन पेपर का हो या जनरल पेपर का। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात पुनः दोहराना चाहता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना बहुमूल्य सुझाव हमें अवश्य दें। तो आज का वीडियो, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो नाद और ध्वनि बेस्ड है, तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? हु इज द राइटर ऑफ नाट्य शास्त्र? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नाट्य शास्त्र का योगदान भारतीय कला क्षेत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। अब नाट्य शास्त्र से जुड़ी मैं कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं कि नाट्य शास्त्र का रचना काल क्या है। तो दोस्तों, इसका कोई फिक्स टाइम डेट नहीं है। इसको पीरियड ऑफ टाइम में बताकर हम लोग आंसर देते रहे हैं और यही आंसर विभिन्न एग्जाम में मान्य है। जैसा कि नेट में भी ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो भरत मुनि के जीवन काल से मापकर ही इस प्रश्न का आंसर दिया जाता है कि नाट्य शास्त्र की रचना कब हुई। तो 400 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक, 400 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक इस नाट्य शास्त्र का रचना काल है। इससे जुड़ी और एक प्रश्न जो बार बार आता रहा है, नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो मैं आपको बता दूं, नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं। और नाट्य शास्त्र में और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक प्रश्न से जुड़ी जितने भी प्रश्न आते रहे हैं, मैं उन सारे प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटे ना। तो नाट्य शास्त्र में कुल कितने श्लोक हैं, यानी कि नाट्य शास्त्र कुल कितने श्लोकों का ग्रंथ है, यह प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आप भी अगर क्वेश्चन बैंक्स के थ्रू तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में मिलता ही रहा होगा। तो नाट्य शास्त्र में कुल 6000 श्लोक है। नाट्य शास्त्र में कुल 6000 श्लोक है। नाट्य शास्त्र में कुल
6000 श्लोक हैं। और नाट्यशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इस बात को भी आप नोट कर लें, नाट्यशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए थोड़ा हम नाद के बारे में कुछ चर्चा कर लें। संगीत रत्नाकर में नाद के बारे में बताया गया है कि नकार प्राणवाचक तथा दकार अग्निवाचक है, अतः जो वायु और अग्नि के योग से उत्पन्न होता है उसे नाद कहते हैं। नाद दो प्रकार के होते हैं, अनाहत नाद और आहत नाद। अनाहत नाद ये केवल अनुभव किया जाता है और ये अनुभव भी दिव्य ज्ञानियों, ऋषि, मुनि, तपस्वियों के द्वारा योग बल से इसको अनुभव किया जाता है। और आहत नाद जो कानों को सुनाई देता है और ये वस्तुओं के संघर्ष या रगड़ से उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे संगीतोपयोगी राग माना गया है। तो आइए अपने प्रश्न की ओर लौटते हैं। नाद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आंसर आप खुद दे सकते हैं। अब नाद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नाद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आइए अगला प्रश्न है, संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है? संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है? दोस्तों, संगीत का आधार आहत नाद को माना जाता है। मैंने अभी बताया, संगीत का आधार आहत नाद को माना जाता है, इसीलिए इसे संगीतोपयोगी नाद भी कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंपन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, कंपन कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। कंपन दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज ट्रू। कंपन दो प्रकार के होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नाद की कुल कितने विशेषताएं मानी जाती है? नाद की कुल कितनी विशेषताएं मानी जाती है? तो नाद की कुल 3 विशेषताएं मानी जाती है। दोस्तों, नाद की कुल 3 विशेषताएं मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसको आप किस तरह से अपने दिमाग में सदा के लिए रिमाइंड करके रखें, यानी कि याद करके रखें। और वीडियो के अंत में मैं 1 मिनट का रिवाइज कराऊंगा। आप लोग ध्यान से इस प्रश्नों को देखें और मैं जब रिवीजन करवाऊंगा तो आप खुद से अपने मन में प्रश्नों को सुनेंगे और खुद से उत्तर अपने कॉपी पे या मन में देंगे। अगर आपका सही है तो उसको आप काउंट करेंगे और लास्ट में आप खुद से इवैल्यूएट करके अपना मार्किंग खुद से करेंगे। इस प्रकार आपका करेक्शन, नंबर ऑफ करेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, एक्यूरेसी ठीक होगा। इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए 6वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नाद के ऊंचे नीचेपन को क्या कहा जाता है? नाद के ऊंचे नीचेपन को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नाद के ऊंचे नीचेपन को तारता कहते हैं। अब ये तारता क्या है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्त्री और बच्चे चाहे धीमे बोले या चिल्लाकर बोले, परंतु उनके आवाज का महीनपन कभी नहीं जाता। यही तारता है। और इसके उल्टा पुरुष, जो एक वयस्क पुरुष है, वह धीमे बोले या जोर से बोले, उसके आवाज का मोटापन कभी नहीं जाता। तो ये तारता के कारण होता है। तो नाद के ऊंचे नीचेपन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसको तारता कहा जाता है। आइए आज का 7वां प्रश्न है। नाद की विशेषताएं
नाद की विशेषता किस पर निर्भर करती है? नाद की विशेषता दोस्तों सहायक नादों पर निर्भर करती है। नाद की विशेषता सहायक नादों पर निर्भर करती है। 8वां प्रश्न है, नाद के 5 प्रकार हैं, ये किस ग्रंथकार ने कहा है? हम लोग अभी तक जाने कि नाद 2 प्रकार के होते हैं, आहत और अनाहत, लेकिन एक ऐसे भी ग्रंथकार हुए हैं जिन्होंने नाद के 5 प्रकार का वर्णन किया है, और ये ग्रंथकार थे ऑप्शन नंबर 1 नारद। नारद ने नाद के 5 प्रकार का वर्णन किया है, नाद के 5 प्रकार का वर्णन किया है, ये थे नारद। और इस प्रश्न को आप कितनी बार ये एनवीएस में भी पूछा गया है, DSSS में भी पूछा गया है, और ये बिहार संगीत का STET हुआ था, इसमें भी एक सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस प्रश्न को आप मोस्ट VVI मान सकते हैं, और इस सेट में हर एक प्रश्न मोस्ट VVI और विभिन्न बोर्डों द्वारा पूछा गया प्रश्न, और जो बार बार रिपीट किया जाता है वो प्रश्न को मैंने संकलित किया है। और नाद और ध्वनि को, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज पकड़ता हूँ, ताकि चैप्टर वाइज अगर हम पढ़ेंगे तो सारे ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए अगर हम चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यह मेरा विश्वास है। तो आइए 9वां प्रश्न की ओर जाते हैं। ध्वनि कितने माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थानों तक जाती है? ध्वनि कितने माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी बचपन में ही पढ़े होंगे, जब 6-7 स्टैंडर्ड में थे, तभी कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, और यही तीनों माध्यम ध्वनि के गमन का माध्यम है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि ध्वनि 3 माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। 9 प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम स की आंदोलन संख्या क्या है? दोस्तों, जैसे कि 3 सप्तक है, मद्र, मध्य और तार। सभी सप्तकों में सभी स्वर का अपना आंदोलन संख्या होता है। आंदोलन संख्या पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और ये आंदोलन संख्या तीनों सप्तकों से किसी न किसी रूप में एक प्रश्न लेकर आती ही है। तो इस पे मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर मैं उस पर चर्चा करूं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी आप जान लें कि मध्यम स की आंदोलन संख्या कितना है। तो मध्यम स की आंदोलन संख्या 240 है, और अभी भी आप थोड़ा इस पे ध्यान देंगे तो अभी भी आप समझ सकते हैं मध्यम सा की आंदोलन संख्या 240 है। 240 इज द आंदोलन संख्या ऑफ मध्यम सा। नेक्स्ट, मध्य सप्तक से तार सप्तक में जाने पर स्वरों की आंदोलन संख्या में वृद्धि होती है, कितना? अब इस बात को अगर आप जान लें तो मध्य सप्तक के स्वरों की आंदोलन संख्या अगर आप याद कर लें, इसका मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, जो छोटा सा ट्रिक होगा, इससे आप सदा के लिए इसको अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। तो अभी थोड़ा ध्यान दें कि मध्य सप्तक से तार सप्तक में जाने पर स्वरों के आंदोलन संख्या में वृद्धि होती है, कितना? तो 2 गुना हो जाता है। दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। मध्य सप्तक से तार सप्तक में जाने पर स्वरों की आंदोलन संख्या में वृद्धि होती है 2 गुना। अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं, मध्य सप्तक से अगर तार सप्तक मध्य सप्तक से मध्य में जाते हैं तो 2 गुना, मध्य का 2 गुना, और मध्य से तार में जाते हैं तो मध्य का 2 गुना। यानी कि जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 था कि मध्यम सा की आंदोलन संख्या क्या है, तो 240। तो अगर यही आपसे फिर पूछा जाए कि मध्य सा की आंदोलन संख्या क्या है, तो 240 इंटू 1/2 इक्वल टू 120। 120 मध्य सा की आंदोलन संख्या हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर हम तार सप्तक में जाएंगे तो
40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा तार सप्तक का सा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आंदोलन संख्या से जुड़ा एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और उसमें एक ट्रिक दूंगा जिसपे आप आराम से आसानी से सारे स्वरों की आंदोलन संख्याओं को सदा के लिए याद रख सकते हैं। तो 12वां प्रश्न है, मंद सप्तक से मध्य सप्तक में जाने पर स्वरों की आंदोलन संख्या में वृद्धि होती है। अब खुद से भी आंसर दे सकते हैं। अब मंद सप्तक से मंद, जिसको मध्य कहते हैं, मंद सप्तक से मध्य सप्तक में जाने पर स्वरों की आंदोलन संख्या में वृद्धि होती है। अब मंद से भी मध्य में जाएंगे तो दोगुना होगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य सप्तक में म की आंदोलन संख्या क्या है? मध्य सप्तक में म की आंदोलन संख्या दोस्तों 320 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। मध्य सप्तक के म की आंदोलन संख्या 320 है। अब इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मध्य में 320 है तो मंद में क्या होगा और तार में क्या होगा। चलिए ये खुद से अपना नोट बनाएं और जब मैं वीडियो डालूंगा तो उससे आप मैच करके इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां है, मध्यम प का आंदोलन संख्या क्या है? मध्यम प की आंदोलन संख्या क्या है? तो मध्यम प की आंदोलन संख्या दोस्तों 360 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। मध्यम प की आंदोलन संख्या 360 है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इन आंदोलन संख्याओं से आप खुद से भी अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य और तार में क्या होगा। 15वां प्रश्न है, संगीत में अधिकतम कितने आवृत्ति की ध्वनि प्रयोग में आती है? जैसा कि मैंने बताया, यह वीडियो जो होगा नाद और ध्वनि इस पे बेस्ड होगा। तो संगीत में अधिकतम कितने आवृत्ति की ध्वनियां प्रयोग में आती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। 4000 हर्ट्ज की ध्वनियां, ज्यादा से ज्यादा हम 4000 हर्ट्ज की ध्वनि को संगीत में उपयोग करेंगे तो मेलोडियस साउंड होगा। अगर इससे ज्यादा हम करेंगे तो कर्कशा लगेगा। तो इसीलिए विद्वानों के द्वारा यह कहा गया है अधिकतम 4000 हर्ट्ज की ध्वनि को हम संगीत में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए 16वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मानव कान से कम कितने आवृत्ति की ध्वनियां सुन सकता है? अब देखिए, जैसे कि मानव कान से कम कितनी आवृत्ति की ध्वनियां सुन सकती है, और अधिक से अधिक भी आपको याद रखना है। तो मानव कान से कम 20 हर्ट्ज का यानी कि 20 Hz का ध्वनि सुन सकता है। इससे नीचे का ध्वनि हमें नहीं सुनाई देता है। तो मानव कान से कम 20 हर्ट्ज का यानी कि 20 Hz का ध्वनि सुन सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आवृत्ति के कम होने से तारता में क्या होती है? अगर आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के कम होने से तारता में क्या होगा? तो अगर आवृत्ति घटेगी तो इसको थोड़ा आप ध्यान से रखें। अगर आवृत्ति घटेगी तो तारता भी घटेगा। अगर आवृत्ति घटेगी तो तारता भी घटेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। और अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तारता भी बढ़ेगी। तो ये दोनों बात को आप याद रखें। आवृत्ति घटेगी तो तारता भी घटेगी, और आवृत्ति बढ़ेगी तो तारता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? दोस्तों मैं ये प्रश्न राइटर और बुक्स का नाम लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं।
तो मैं सब सेट में 2-4 ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथों और उनके लेखकों का नाम मैं डालता रहूँगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो संगीत रत्नाकर के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों अगर आप जान रहे हैं तो इसका आंसर खुद से दे सकते हैं। ये संगीत रत्नाकर दोस्तों, तो संगीत रत्नाकर किन के द्वारा रचित है? तो इनका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा कुछ बता दूं ताकि ये इनसे जुड़ा कितना कौन कौन सा प्रश्न आता है। इन सारे बुक्स पे मैं एक छोटा छोटा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको एक भी प्रश्न ना छूटे, और लगभग जो प्रश्न है मैं अभी बता रहा हूं जो इससे बार बार पूछा जा रहा है। तो संगीत रत्नाकर को भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र के बाद संगीत रत्नाकर ही भारत का सबसे धनी, सर्वाधिक समृद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। सारंगदेव द्वारा इस ग्रंथ का रचना कब किया गया, यह भी प्रश्न आता है। तो 13वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। 13वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। और संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय हैं। सारी बात आपको याद रखना है। संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय हैं। और यह भी प्रश्न बार बार आया है कि संगीत रत्नाकर में नर्तन यानी कि नृत्य से जुड़ा अध्याय कौन सा है? संगीत रत्नाकर में नृत्य के बारे में वर्णन किस अध्याय में किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, संगीत रत्नाकर में 1 से लेकर 6 तक जो अध्याय हैं उसमें गायन वादन के बारे में बताया गया है। 1 से लेकर 6 तक गायन और वादन के बारे में बताया गया है। और अंतिम 7वां अध्याय जो है उसमें नर्तन के बारे में बताया गया है। तो नर्तन से जुड़ा एकमात्र अध्याय है 7वां। तो इसमें ये इन सारी बातों को आपको याद रखना है। संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव है। संगीत रत्नाकर कुल 7 अध्यायों का ग्रंथ है। इसमें अध्याय 1 से लेकर 6 तक गायन और वादन से जुड़ा है। और अंतिम 7वां अध्याय जो है जो नर्तन से जुड़ा है। और इनका रचना 13वीं शताब्दी में किया गया। आइए नेक्स्ट वीडियो को हम लोग बढ़ते हैं। आज का 19वां प्रश्न है, राग तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राग तरंगिणी के लेखक लोचन हैं। लोचन द्वारा लिखित यह ग्रंथ लगभग 15वीं शताब्दी में लिखा गया तथा इस पुस्तक में विद्यापति के मैथिल पदों की चर्चा की गई है। तो आप खुद से भी इसका आप आंसर दे सकते हैं। राग तरंगिणी के लेखक लोचन हैं। यह कब, इसकी रचना कब हुई? तो 15वीं शताब्दी में। और इसमें विद्यापति के मैथिल पदों का वर्णन किया गया है। और इस ग्रंथ में रागों और स्वरों के शुद्ध नाम उत्तर भारत पद्धति के हिसाब से दिया गया है। इस ग्रंथ में रागों और स्वरों के शुद्ध नाम उत्तर भारत पद्धति के हिसाब से किया गया है। अब आज का अंतिम प्रश्न इस सेट का है 20वां प्रश्न। संगीत मकरंद नामक ग्रंथ के लेखक हैं। संगीत मकरंद नाम के ग्रंथ के लेखक हैं। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ यह भी है भारत का। नारद द्वारा रचित यह ग्रंथ है संगीत मकरंद। तो संगीत मकरंद नारद द्वारा रचित एक ग्रंथ है। तो इस प्रकार से आज का यह अंतिम प्रश्न था। आइए हम आपको वीडियो के शुरू में बताए हुए थे कि आपको मैं एक बार रिवीजन करवाऊंगा और आपको हमारे साथ आंसर देना है। मन में 1 सेकंड का मैं टाइम दूंगा
आपको उसी में आंसर देना है, और आपने कितना सही स्कोर किया, कितना गलत स्कोर किया, इस बात को आपको खुद से इवैल्यूएट करना है। तो आइए, पहला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। चलिए दूसरा, नाद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? नाद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है? संगीत का आधार आहत नाद को माना जाता है। बहुत विस्तार से इस पर चर्चा किए हुए थे। कंपन कितने प्रकार के होते हैं? कंपन 2 प्रकार के होते हैं। 5वां प्रश्न, नाद की कितनी विशेषताएं मानी जाती है? नाद की 3 विशेषताएं मानी जाती है। 6वां प्रश्न है, नाद के ऊंचे नीचेपन को क्या कहा जाता है? आप खुद भी आंसर दे सकते हैं और उसको मन में करेक्ट करें, मन में उसको मार्किंग करें कि मैंने कितना सही बनाया। तो नाद के ऊंचे नीचेपन को क्या कहा जाता है? नाद के ऊंचे नीचेपन को तारता कहा जाता है। नाद की विशेषताएं किस पर निर्भर करती है? तो नाद की विशेषताएं सहायक नादों पर करती है। नाद के 5 प्रकार हैं, ये किस ग्रंथकार ने कहा है? तो नारद ने नाद के 5 प्रकार का वर्णन किया है। ध्वनि कितने माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थानों तक जाती है? इसका आंसर 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। मध्यम सा की आंदोलन संख्या कितनी है? आप खुद से दे सकते हैं। 240 240 मध्यम सा की आंदोलन संख्या है। मध्य सप्तक से तार सप्तक में जाने पर स्वरों की आंदोलन संख्या में वृद्धि होती है, 2 गुना। देखिए आप किस तरह से आपको याद हो गया है। मंद सप्तक से मध्य सप्तक में जाने पर स्वरों की आंदोलन संख्या में वृद्धि होती है, तो इसका भी आंसर 2 गुना होगा। मध्य सप्तक से मध्य सप्तक के म की आंदोलन संख्या क्या है? तो मध्य सप्तक की म का आंदोलन संख्या 320, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। मध्यम प का आंदोलन संख्या क्या है? मध्यम प का आंदोलन संख्या 360 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। संगीत में अधिकतम कितनी आवृत्ति की ध्वनियां प्रयोग में लाती है, यानी कि आती है? तो ऑप्शन नंबर 1 4000 हर्ट्ज की। नेक्स्ट, मानव कान से कम कितनी आवृत्ति की ध्वनियां सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज की, 20 हर्ट्ज की। नेक्स्ट, आवृत्ति के कम होने से तारता पर क्या असर पड़ेगा? तो अगर आवृत्ति कम होगी तो तारता भी घटेगी। तो आइए, आज का 18वां प्रश्न, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव हैं। राग तरंगिनी के लेखक कौन है? तो राग तरंगिनी लोचन द्वारा रचित एक ग्रंथ है। और अंतिम, संगीत मकरंद नामक ग्रंथ का लेखक हैं। संगीत मकरंद नाम के लेखक कौन है? तो नारद द्वारा संगीत मकरंद नामक ग्रंथ का रचना किया गया। संगीत मकरंद के लेखक नारद हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरह से आसानी से आप सारी प्रश्नों का जवाब सही दे रहे हैं। अब आपने कितना स्कोर किया, ये कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं, तथा आपका क्या सुझाव है ये भी हमें दें। और मैं नेक्स्ट छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो DSSB और नेट का सिलेबस क्या है, और आपको किस चैप्टर को कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या सब तैयारी के बारे में ये मैं चर्चा करूंगा। तो आइए, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे यह प्रयास जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्यार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए।